हमने कल पढ़ाया कैपिटल असेट क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ाया आपको ट्रांसफर किसको बोला गया है, किन किन चीजों को ट्रांसफर कहा गया है। और हमने बोला है ट्रांसफर कब हो, अपने प्रीवियस ईयर में। उसके बाद लास्ट में आपको क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी, टैक्स फ्री होगा आपका। वो कैसे होगा वो आपको बाद में पढ़ाएंगे। किसका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। कौन था ये, चलो। तो कैपिटल असेट क्या होती हैं, पहले सिखा दो। कैपिटल असेट क्या होती है, प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो अनमूवेबल हो, हर प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर आपने उसको बेचा तो उससे क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, गेन होगा। गेन होगा तो आपको टैक्स पे करना होगा। लेकिन किसको कैपिटल असेट नहीं माना गया है, किसको कैपिटल असेट से हटाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। पहले क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट नहीं माना गया, क्यों, क्योंकि ये हम अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं। फिर हमने आपको सिखाया था पर्सनल, ठीक है, पर्सनल इफेक्ट। फिर हमने आपको बताया था एग्रीकल्चर लैंड, कौन सी, रूरल वाली, गांव वाली, अर्बन वाली नहीं। अर्बन वाली बच्चों के लिए टैक्सेबल है, क्यों, अर्बन की लैंड बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है, करोड़ों रुपए की होती है, लेकिन गांव की खेती सस्ती होती है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड, अगर आपके पास कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, अगर आप उनको सेल कर रहे हो, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका टैक्स कैपिटल असेट में नहीं होगा। तो ये चार असेट को क्या नहीं माना गया, कैपिटल असेट नहीं माना गया। लेकिन पर्सनल अफेक्ट में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको क्या माना गया है, कैपिटल असेट माना गया है। कौन कौन सी, जैसे ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या माना गया, कैपिटल असेट। आई नो ज्वेलरी हम पहनते हैं, हमारा पर्सनल अफेक्ट है, बट उसको हटा दिया गया पर्सनल अफेक्ट से। फिर आपकी कोई ड्राइंग्स, आपकी कोई पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स, ऐसे मूर्तियां, या फिर आर्कोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल जो भी स्पेलिंग है देख लेना, कलेक्शन, या आपके पास पुराने टाइम में कोई मोहरे, कोई सिक्के, क्या कोई पुराने टाइम में कोई भी चीज जिसकी आज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मान लो गांधी जी का चश्मा आपके पास है, अगर आप उसको बेचोगे तो करोड़ों बिक जाएगा वो, क्योंकि बहुत पुराना है, क्योंकि उसको गांधी जी ने पहना हुआ था। तक लेना है, चलो, ठीक है ना। टीवीएस, टकला वेरी स्मार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिल में था बोल दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिखा दिया कैपिटल असेट क्या क्या होती हैं, तो हमने आपको सिखा दिया। फिर हमने आपको सिखाया ट्रांसफर किसको बोला गया है। ट्रांसफर मीन व्हाट्स, किसी चीज को बेचना या किसी चीज को ट्रांसफर करना। ट्रांसफर में तो क्या आता है, बी पार्ट। हमने आपको बताया ट्रांसफर क्या होता है, या तो आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, या तो आपने किसी को चीज बेची है, या तो आपने किसी चीज को एक्सचेंज की है, याद है ना कल, एक्सचेंज को भी ट्रांसफर कहा गया है। मतलब आपने किसी को घर के बदले घर दिया है, मतलब उसका घर ले लिया, अपना घर दे दिया, तो भी टैक्स होगा। आपने मोबाइल दिया, उसने, सॉरी, आपने मोबाइल दिया, उसने फूल दिया, ये भी क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, और मैंने आपको सिखाया था लास्ट वर्ड क्या था, एक्सटिंक्विशमेंट। जैसे कुछ चीज डोनेट करना, किसको, ट्रस्ट को, या एट विल, अपनी इच्छा से कुछ दिया, अपने मन से मैंने किसी को घर दे दिया, किसी को मैंने गोल्ड दे दिया, किसी को मैंने गाड़ी दे दी, तो वो इसको भी ट्रांसफर कहा गया है, ठीक है ना। सी, ये कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। मतलब हमारा ये कौन सा 2021, वो तो पढ़ ही रहे हैं, इससे कुछ सिखाना तो काम वाला है ही नहीं, कुछ सिखाने वाला काम इस पे। डी, डी हम आपको सिखाएंगे, अगर आपने कोई असेट बेची है, उससे आपको प्रॉफिट हुआ है। देखो कैपिटल असेट कोई 1-2 लाख की नहीं होती है, कैपिटल असेट लाखों की होती है। मान लो कि मैंने हाउस बेचा, हाउस का 2 लाख ही बिकता है क्या, नहीं, लाखों बिकता है। मैंने हाउस बेचा 50 लाख का,
तो 50 लाख पे अगर टैक्स निकालोगे 20%, तो कितना आएगा? 10 लाख का टैक्स आएगा, मतलब आपके हाथ में 40 लाख रुपए आएंगे। कितना महंगा टैक्स है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम उन लोगों को क्या देंगे? एसेम्पशन देंगे, उसके लिए रूल्स हैं, मतलब आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। तो वो आपको सिखाएंगे आज हम, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, क्या चीज खरीदोगे इससे आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी, तो वो हम आपको सिखाएंगे सेक्शन 54 में। सेक्शन 54 क्या बोलता है? एक्सेप्शन मतलब एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्स फ्री। याद है ना आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% था, ऐसे इसमें भी है। बस इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको पूरी करनी होंगी तो ही आपको टैक्स फ्री होगा। ठीक है, चलो ये इतना मैंने कल पढ़ाया था। आज हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। हमारे पास दो होते हैं कैपिटल गेन, एक तो होगा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? कल मैंने आपको सिखाया था, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। अगर 12 मंथ के अंदर बेचा शॉर्ट टर्म है, 12 मंथ के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ बेसिक शॉर्ट टर्म क्या होता है आपको मैंने कल दे दिया आइडिया। ठीक है, आप लोग सिर्फ एमसीक्यूज करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं हो, जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं। सिर्फ आपको मैंने समझा दिया मीनिंग, ताकि आपको पढ़ने में अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ, कि हमें ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन। फिर एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म कैसे निकालेंगे? देखो, कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने कोई चीज बेची तो क्या होगा? उसको बोलेंगे सेल कंसिडरेशन। ठीक है, आपको माल बेचने में कोई खर्चा हो रहा है, हाँ सा खर्चा हो रहा है, तो उसको लेस कर लो, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ठीक है, मान लो कि मैंने क्या बेचा? मैंने गोल्ड बेचा। गोल्ड मैंने नहीं, गोल्ड नहीं, मैंने फर्नीचर बेचा। लेकिन मुझे फर्नीचर कहां बेचा था? मुंबई में। मेरा फर्नीचर कितने का था? 1 लाख था, 1 लाख का था फर्नीचर। लेकिन मुंबई मुंबई तक फर्नीचर पहुंचाने में मेरा कितना खर्चा हो गया? 10,000 का खर्चा हो गया। तो मुझे कितना मिला? 90,000 मिला। तो 10,000 क्या होगा? लेस। यानी माल बेचते वक्त कोई भी खर्चा होगा उसको क्या करोगे? लेस करोगे। तो तुम्हारे हाथ में कितना आया? 90,000 आया। इसको बोलते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, अब बताओ मुझे चीज, आप क्या 90,000 पे टैक्स दोगे? नहीं, क्यों? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गेन। और गेन कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये तो आपकी इनकम हुई है, लेकिन जो फर्नीचर आपने बेचा है वो आपने किसी और से भी लिया होगा ना पास्ट में। लास्ट ईयर आपने किसी से लिया होगा ना। एग्जाम्पल देखो, मैंने ये फर्नीचर लिया था 40,000 रुपए का, तो बताओ मुझे कितनी इनकम हुई? ऑप्शन ए, मुझे इनकम हुई 60,000 रुपए। ऑप्शन बी, मुझे इनकम हुई 50,000 रुपए। ऑप्शन सी 40,000। बताओ, मैंने क्या बोला? मैंने फर्नीचर परचेज किया था 40,000 रुपए का, तो मुझे कितनी इनकम हुई? 60,000, 50,000 या 40,000? अरे कमेंट कोई नहीं कर रहा क्या? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग क्या निकालना है? गेन निकालना है। गेन कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अंकित का आंसर 60,000। और कोई? मैं पूछ रहा हूँ प्रॉफिट। आपको आपको कुछ, आप समझ लो आप क्या पढ़ रहे हो? आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो। मैंने पूछा प्रॉफिट कितना आएगा? 60,000, 50,000, 40,000। मेरा सेल 90,000 है, मेरी कॉस्ट कितनी फर्नीचर की? 40,000 रुपए। तो कितना प्रॉफिट आएगा? ठीक है, मैं पहले कर देता हूं, बाद में बताऊंगा। चलो, मैंने ये फर्नीचर कितने का लिया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये मैंने फर्नीचर कितने का लिया था? 40,000 का। तो कितना प्रॉफिट आएगा? वेरी गुड, एक का आंसर आया। कितना आएगा? 50,000। यानी मेरा कितना गेन हुआ? मेरा कैपिटल गेन हुआ 50,000। मुझे 50,000 पे टैक्स देना है। ऐसे निकालते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपने कितने का बेचा माल, वो लिखना है। माल बेचते वक्त
जो आपका खर्चा है उसको लेस करना है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने कितने का माल लिया था पहले, 40,000 का, तो 90,000 का बेचा, 40,000 का लिया, तो कितना फायदा हुआ, 50,000 का, तो टैक्स कितना होगा, 50,000। वेरी गुड, सबके आंसर राइट आ रहे हैं। ठीक है, आइडिया हुआ हम क्या पढ़ रहे हैं। सर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो होती है जब हमने ये माल खरीदा था, जब मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी। समझ में आया कि नहीं आया? उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ये सेल कंसिडरेशन, इसको मैंने बेचा था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। शॉर्ट टर्म, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे अभी आएंगे हम लोग। अभी हम शॉर्ट टर्म पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सेल कंसिडरेशन है, चलो देखो सुनो, मेरा एक घर है, मैंने ये घर कितने का लिया, 10 लाख का लिया। ठीक है, तो मेरे घर की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख। फिर मैंने क्या किया, घर में कुछ इंप्रूवमेंट किया। पहले मेरे घर में एक रूम था, तो मैंने एक रूम और बढ़ा दिया, मैंने अपना घर बड़ा कर लिया। तो इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट। तो मेरा इंप्रूवमेंट खर्चा कितना आया, 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर मैंने एक साल के बाद सॉरी, फिर मैंने एक साल के बाद घर को बेच दिया। कितने में बेचा मैंने, 15 लाख में। और मेरा फिर बेचने में कितना खर्चा हुआ, मेरा बेचने में खर्चा हुआ 1 लाख रुपए का। मैंने 1 लाख का ब्रोकेज पे किया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। बताओ, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैंने फिर से बताता हूं एक बार। ठीक है, मैंने घर लिया 10 लाख का, घर था छोटा, तो मैंने घर को क्या किया, एक रूम बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो मेरा इंप्रूव कितना हुआ, 2 लाख का। टोटल खर्चा कितना हुआ मेरा, 12 लाख का। फिर मैंने घर कितने बेच दिया, 15 लाख का। घर बेचने में कितना खर्चा आया, 1 लाख का। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं कैलकुलेट कैपिटल गेन, तो कितना आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। जो कैसे निकालते हैं देखो, सेल कंसिडरेशन कितना है, 15 लाख, लेस एक्सपेंसेस, घर को बेचने पर कितना खर्चा हुआ मेरा, 1 लाख का। तो मेरे हाथ में कितने रुपए आ गए, 14 लाख रुपए आ गए। इसको बोलते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। फिर मैंने घर कितने में लिया था, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने घर लिया था 10 लाख का, देखो। ठीक है, ये भी लेस कर लो, आपका खर्चा है। फिर मैंने क्या किया, घर का इंप्रूवमेंट किया, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कितने का इंप्रूवमेंट किया, 2 लाख का, इसको भी लेस कर लो। आपको एक साथ 12 लाख नहीं लिखने। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस कितने घर उस टाइम पे लिया था, उसके बाद जो आपने इंप्रूवमेंट किया उसका अलग से ले लो। तो 14 लाख में से खर्चा कितना हुआ, 12 लाख का, तो कितना टैक्स आएगा, 2 लाख का। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बताओ, इजी लगा, समझ में कुछ आ रहा है हल्का फुल्का, कैसे निकालते हैं? अगर किसी समझ में ना आए तो पूछ लो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, जितने घर मैंने खरीदा उस डेट पे, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर इंप्रूवमेंट क्या होता है, खरीदने के बाद, खरीदने के बाद अगर कुछ करते हो, कुछ कुछ एक्सटेंशन करते हो, मतलब घर को बढ़ा रहे हो या घर में कुछ रेनोवेशन कर रहे हो, जिससे घर की क्या हो रही है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर घर की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उस कैपेसिटी इंक्रीज में जो भी खर्चा होगा उसका भी क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, बस इसमें क्या हो, घर की आपकी क्या बढ़े, घर की आपकी कैपेसिटी बढ़े, मतलब आप एक दीवार खड़ी कर दो तो भी मिल जाएगा। ठीक है ना? अब आते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म तो इजी था, आराम से कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको समझ में नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म भी ऐसे ही होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, देखो। वही सेम, सेल कंसिडरेशन। सर लॉन्ग टर्म क्यों बोला गया, लॉन्ग टर्म मतलब मैंने घर को होल्ड किया हुआ है 10 साल, 20 साल, 5 साल, याद है ना? 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म होता है, 3 साल के बाद फिर लॉन्ग टर्म होता है। तो वो सिखाना लॉन्ग टर्म कैसे निकालते हैं। सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसिस, सेम ही आएगा दोनों का।
एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो हमें क्या मिलेगा, नेट सेल कंसिडरेशन। फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बस, तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, मैंने गैप छोड़ा है, इसके पीछे रीजन है क्यों मैंने गैप छोड़ा है, सुनो। चलो देखो, मैंने 2000, अभी क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने 2005 और 6 में मैंने 10 लाख का घर खरीदा था। फिर मैंने 2010 और 11 में मैंने 5 लाख का इंप्रूवमेंट किया, ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, ये मेरा इंप्रूवमेंट हो गया। फिर मैंने 2020 और 21 में घर को बेच दिया, सेल कंसिडरेशन कितने का, मैंने घर बेचा है 90 लाख का। ठीक है, 90 लाख से। ठीक है, बताओ कोई डाउट किसी को। और घर को बेचते वक्त मुझे खर्चा कितना हुआ, 2 लाख का। एक्सपेंसेस ऑन सेल या ट्रांसफर एक ही बात है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन समझ में आया, मैंने क्या लिखा है। 2005-6 में, मतलब मेरे दादाजी ने, मतलब पापा ने मैंने घर लिया 2005-6 में लिया था। सब 5-6 क्यों लिखा है, अरे हमारा अकाउंटिंग होता है ना अप्रैल टू मार्च, इसलिए 5-6 लिखा है। 5-6 में घर कितने का लिया, 10 लाख का। फिर मैंने 10 और 11 में, मतलब 5 साल के बाद मैंने घर का इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, फिर मैंने 9 साल के बाद घर बेच दिया, कितने बेच दिया, 90 लाख का। अब बताओ कैपिटल गेन निकालो। देखो निकालू मैं, देखो मैंने 90 लाख का घर बेचा, फिर मुझे खर्चा कितना हुआ, 2 लाख का, फिर कितना आएगा, 88 लाख। ठीक है, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 10 लाख, 5 लाख का इंप्रूवमेंट है, मतलब 88 लाख में 15 लाख खर्चा हो गया ना, कितना बचा, 73 लाख का टैक्स देना होगा, जो कि कितना है, 20% है। तो देखो निकाल लेते हैं, मान लो आपका टैक्स आ रहा है 14 लाख, मान लो। बताओ आपके हाथ में क्या आया, बाबा जी ठुल्लू आया, आप बेवकूफ हो। यहां आपको किसी डाउट नहीं आया क्या, सेल हो रही है मार्केट वैल्यू पे, सेल हो रही है आज के भाव पे, लेकिन कॉस्ट लेस हो रही है उस दिन के भाव के, मतलब 15 साल पहले। अरे भाई, आज उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मतलब सेल हो रही मार्केट वैल्यू पे और कॉस्ट ले रहे हो कॉस्ट बेसिस पे, तो ये रॉन्ग है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स लगेगा, इसलिए बोलते हैं इंडेक्स। लॉन्ग टर्म, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेचा है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंडेक्स। इंडेक्स लगाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो टैक्स कम आएगा, इनकम कम आएगी टैक्स कम आएगा, इसमें भी क्या लगेगा, इंडेक्स। सर इंडेक्स समझा नहीं, इंडेक्स क्या होता है, जो चीज आपने बहुत पहले ली ना, तो एक कैलकुलेशन करनी होती है हमको, इसको बोलते हैं महंगाई, महंगाई दर बोलते हैं। तो आपको एक रेशियो दिया जाएगा, उस रेशियो से कैलकुलेट करोगे तो आपकी कॉस्ट आज के भाव में आ जाएगी, फिर उसको इससे लेस करोगे, फिर टैक्स पे करोगे। वरना अगर ऐसे लेस करोगे तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा, लगभग 15 लाख भी टैक्स देना पड़ेगा, कोई नहीं देगा ना, कोई घर बेचेगा ही नहीं फिर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। इसलिए लॉन्ग, देखो शॉर्ट टर्म था तो कुछ नहीं किया, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्या होता है, एक साल के अंदर बेचा, तो एक साल के अंदर कोई भाव चेंज नहीं होता है। लेकिन आपके पास चीज 10 साल की है, 15 साल की है, तो आप तो सेल तो मालूम पड़ जाएगी, सेल तो आज के भाव की है ना, लेकिन जो कॉस्ट है ना वो प्रीवियस ईयर की है ना, तो उसके लिए क्या लगाना, इंडेक्स। और इंडेक्स कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाते हैं, देखो आ जाओ। इंडेक्स कब लगाओगे, जब आपका पास क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। ठीक है, देखो देखो हमारा जो बेस ईयर क्या है, हमारा बेस ईयर तो माना गया 2001 और 2,
अगर आपको दिख रहा अच्छी बात है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। क्या माना गया 100, और हमारा क्या चल रहा है, अब तो हमारा चल रहा है 20 और 21 चल रहा है, जो कि कितना हो 295 हो गया है शायद। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने घर कब लिया था, 5-6 में लिया था। ये आपको याद नहीं करने हैं, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है। तो ये इंडेक्स लगा के आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कॉस्ट को सेल में लेस करोगे तो क्या होगा, कैपिटल गेन कम आएगा। कैपिटल गेन कम आएगा तो टैक्स भी कम आएगा। तो ये हमको लगाने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो ये हमको लगाने पड़ेंगे उस कैपिटल असेट पे जो आपने लॉन्ग टर्म के होल्ड कर रखी थी। समझ में आया कि नहीं आया, शॉर्ट टर्म के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए अलाउड है, ठीक है ना। तो आपको कौन सा रेशियो याद रखना है, 2001 और 2 कितना है 100, और इससे पहले क्या था 1981 में कितना था, इससे पहले मतलब जिनका घर 2000 पहले का था तो वो क्या यूज करेंगे बेस ईयर, 1981 का 100 था। अब वो क्या हो गया, 2000 आ गई ना, तो उन्होंने एक दो क्या मान लिया, 100 मान लिया। पहले क्या था 1981 था, अब क्या हो गया बेस ईयर, हमारा बेस ईयर हो गया 2001 और 2, कितना है बेस ईयर हमारा 100। पहले कितना था 1981 था 100, अब क्या कर दिया गया 2001-2 को कर दिया गया 100, ठीक है। बस इतना याद रखना है, मैंने इसको सिखाने के लिए आपको मैंने वो सिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स लगा देंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मान लो कितनी हो जाएगी, 25 लाख हो जाएगी, ये 10 लाख हो जाएगी। तो 25 से कितना 35 हो गया, 88 लैक्स माइनस 35, तो कितना आएगा 53 लैक्स आएगा। अब उस पर टैक्स दोगे, मैंने सिर्फ एज्यूम किया है, ठीक है, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, बस आपको देना था आइडिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो कॉस्ट जो आपकी होगी ना वो उस टाइम की नहीं होगी, वो आज की वैल्यू पे होगी। आज की वैल्यू पे कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या दिया होगा, रेशियो दिया होगा, इसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये कब बोलेंगे, जब आंसर हमारी क्या होगी, लॉन्ग टर्म होगी। अगर शॉर्ट टर्म होगी तो फिर ये इंडेक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ सिर्फ यही आएगा, फिर इंडेक्स नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा, अगर शॉर्ट टर्म रहा तो। जो हमने क्वेश्चन पहले किए शॉर्ट टर्म वाले, देखो हमने शॉर्ट टर्म क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या लिखा मैंने, मैंने यहाँ पे इंडेक्स नहीं लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। अगर ये असर लॉन्ग टर्म होती तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, फिर इंडेक्स लगाता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा अच्छे से, बस आपको क्या रखना है, हमारा 2000 और 2001 का, 2000 और 2001 का कितना इंडेक्स है 100, ठीक है। इससे पहले क्या था हमारा इंडेक्स 1981 था, जो हटा दिया गया है। अब क्या हो गया हमारा 2000 और 2001 हो गया, बस ये याद रखने का है, ठीक है। चलो अब देखो, एक सेकेंड, हाँ अब देखो ये 50 लाख रुपीस आया है ना, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ना, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, मान लो एग्जांपल, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये मैंने हाउस कितने में लिया था, 10 लाख में लिया था मान लो। अब मुझे यहाँ पे मुझे पुणे में नहीं रहना है, मेरे पास सिर्फ एक ही घर है ना, मुझे पुणे में नहीं रहना है, मुझे कहाँ रहना है, मुंबई में रहना है। तो मैंने इसको सेल कर दिया, कितने का, 60 लाख का सेल कर दिया। जब मैंने इसको 60 लाख में सेल किया तो कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया 50 लाख। अब बताओ 50 लाख में टैक्स पे करूंगा मैं 20%, तो मेरे हाथ में कितना आएगा, मेरे हाथ में आएगा 40 लाख आएगा। बताओ इसमें लॉस है कि नहीं, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा ना। मैं घर क्यों बेच रहा हूं, मैं घर इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि मुझे एक नया घर खरीदना है। तो इनकम टैक्स से बोला है बेटा तुम परेशान मत हो, तुम जैसों के लिए हमने एक नियम लाया है, अगर आप घर बेच के कोई और घर लोगे तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, नो टैक्स। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि कैसे एग्जम्पशन लें। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी बेची है और बहुत महंगी बेची है, मुझे अगर टैक्स पे नहीं करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या हम खरीदें, क्या हम इन्वेस्ट करें जिससे हमारा क्या हो जाए, टैक्स फ्री हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब हम सीखने वाले क्या है, एग्जम्पशन, यानी कि टैक्स फ्री। अगर आप यहां पैसा लगाओगे तो आपको 50 लाख पर टैक्स
नहीं देना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर आपको 50 लाख पर टैक्स नहीं देना है तो आपको ये सेक्शन पढ़ने होंगे। ये सेक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना है। ठीक है, बस इतना है। तो वो सेक्शन है सेक्शन 54। ये ये क्या बोलता है? ये बोलता है, एक मिनट को निकाल लेता हूं मैं, क्या बोलता है ट्रांसफर ऑफ, एक सेकेंड, चलो देखो कम से कम 8-9 सेक्शन है, बट मैं आपको सिर्फ 2 ही पढ़ाऊंगा। मेन तो हमारा यही है, और मैं एक आपको और पढ़ा दूंगा बस, और कुछ भी नहीं आएगा इससे बाहर। ठीक है, चलो, मतलब नौ 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 चीजें ऐसी हैं, अगर आप वहां पे पैसा लगाओगे तो आपको अपने कैपिटल पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको 2 सिखाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे घर से, क्योंकि हम लोग पास क्या है, हम लोग पास मेन चीज घर है और लैंड है, मतलब घर और खेती है ना हमारे पास, और तो कुछ है नहीं। तो मैं आपको सेक्शन 54 सिखाऊंगा, और सेक्शन 54 भी, यानी आपने घर बेचा तो आपको टैक्स पे नहीं करना होगा, अगर आपने कोई लैंड बेचा तो भी आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। वो मैं सिखाता हूं आपको कैसे। ये कैसे हो गया, तो देखो सेक्शन 54 बोलता है कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, जो मैंने आपको कल 2 फोटो सेंड किए थे ना, वही खोल लो आप लोग प्लीज। मैंने आपको 2 पिक शेयर किए थे ना, प्लीज ओपन कर लो। कुछ याद आ रहा है ये? ठीक है, एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन में टैक्स फ्री की छूट दी गई है। पहला है सेक्शन 54, क्या बोलता है? कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपने अपना घर बेचा है, जिस घर में हम लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेसिडेंटल बोलते हैं ना। अगर आपने घर बेचा है, क्या किया? ट्रांसफर, ट्रांसफर मीन सेल। अगर आपने अपना घर बेचा है तो वो टैक्स फ्री है, बट कुछ कंडीशन है। इसकी डिरेक्शन कौन सकता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब मैं और एचयूएफ, मतलब हम आप लोग। ठीक है, कौन सा घर? जो घर क्या हो, रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी हो, मतलब जिसपे हम लोग रहते थे। आपके पास 5-6 घर हैं, उनको बेचना तो नहीं होगा। जिस घर में आप रहते हो उस घर को बेचोगे तो टैक्स फ्री है। और घर क्या होती है? लॉन्ग टर्म, ये नहीं आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा कल बेच दिया। कम से कम 2 साल तो रहो घर में, तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि आप घर में रहते हो। ठीक है, तो को क्या बात ध्यान रखनी वो बताऊंगा मैं आपको। पहली बात ध्यान रखना, सेक्शन 50 क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं आपको लिख के सिखाता हूं कि आपको एग्जम्पशन कब मिलेगी। देखो, अब मान लो कि पुणे में रहता हूं मैं, ठीक है, मेरे पास एक ही घर है। अब मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मुंबई में रहना है। तो क्या क्या करूंगा, मैं इस घर को सेल के लिए डाल दूंगा। ये घर मेरे सेल के लिए अवेलेबल है, और मैं मुंबई में घर ढूंढने लग जाऊंगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं घर बेच के, या तो मैं घर बेच के खरीदूं बना बनाया घर, या तो मैं घर बेच के जो पैसा आए उससे एक नया घर बनवाऊं, खुद से कंस्ट्रक्शन करवाऊं। देखो 2 ऑप्शन है, या तो बना बनाया खरीद लूं, या तो मैं कंस्ट्रक्शन करवाऊं। ठीक है, तो ध्यान सुनो क्या लिखा है। फाइनेंस एक्ट 2019 ने बोला है, अगर आपका घर 2 करोड़ से कम में बिका है, लेस देन 2 करोड़, तो आप 2 हाउस खरीद सकते हो। लेकिन आपका घर 2 करोड़ ज्यादा बिका है तो फिर एक ही अलाउड करेंगे हम। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 2 करोड़ से कम में बिका तो आप 2 करोड़ के कम में 2 हाउस खरीद सकते हो। लेकिन आपका घर 2 करोड़ से ऊपर का बिका है, इसका मतलब पैसे वाले बहुत हो, इसलिए हम आपका एक हाउस प्रॉपर्टी टैक्स फ्री करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैंने कोई घर बेचा, मेरा घर बिका है 2 करोड़ का बिका है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है,
2 करोड़ का बेचा तो मुझे 2 करोड़ टैक्स आएगा ना। तो 2 करोड़ का टैक्स बचाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 2 करोड़ में पूरा एक घर खरीद लूं, या तो मैं 2 करोड़ में पूरे 2 घर खरीद लूं, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, लेकिन जिनका घर 3 करोड़ बिका है उनको सिर्फ एक घर का ही मिलेगा टैक्स फ्री। ठीक है, 2 घर का नहीं। ठीक है, पर ये ध्यान रखना 2 करोड़ का ऑप्शन। और घर सुनो, मान लो आपने 1 जनवरी 2020 में घर को बेचा है, क्या किया है, ट्रांसफर किया है। तो हमारा लास्ट डेट क्या है रिटर्न फाइल करने का, 31 जुलाई 2021, ये हमारा रिटर्न ऑफ फाइल करने का लास्ट डेट है। तो जो आपने घर बेचा है 80 लाख का 1 जनवरी को, तो आपको इस डेट से पहले ही खरीदना पड़ेगा। कौन सी डेट को पहले, रिटर्न ऑफ फाइल करने से पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, मैंने इस साल घर खरीदा है, तो इनकम जो इस साल हुई है ना, तो मुझे टैक्स भी इससे पहले पे करना होगा ना। अब आपको टैक्स पे नहीं करना है, तो आपका सेकंड ऑप्शन है कि आप एक नया घर खरीद लो या फिर एक घर कंस्ट्रक्शन करवा लो। तो मैंने घर बेचा जनवरी को, 80 लाख रुपए आ गए। अगर मुझे 80 लाख में टैक्स पे नहीं करना है, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक नया घर खरीद लूं। अगर मैं नया घर खरीद लूंगा इस डेट से पहले, तो मुझे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर मैं इस डेट के बाद कंस्ट्रक्शन के लिए डाल दूं, तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन एक ऑप्शन और भी है। आप बोलोगे सर इतने कम टाइम में हम अच्छा घर नहीं ढूंढ पाएंगे, घर ढूंढने, अच्छा घर ढूंढने बहुत टाइम लगता है। तो इनकम टैक्स ने बोला है अगर आपको टैक्स पे नहीं करना है, आपको घर ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो क्या करो जी, 80 लाख रुपए है ना, ये डिपॉजिट कर दो, कोई नेशनल बैंक में डिपॉजिट कर दो। उस डिपॉजिट का नाम है कैपिटल कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। अगर आपने जुलाई से पहले, आपको घर नहीं मिल रहा है कोई अच्छा सा, तो जुलाई से पहले ये 80 लाख रुपए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दो, जो कहां पे होती है, बैंक में होती है। तो आप पे कोई टैक्स नहीं आएगा। फिर इसके बाद आपको जब घर मिल जाए तो घर परचेज कर लेना। इससे क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स को इन्फॉर्म हो जाएगा कि बंदा लॉयल है, इसका 80 लाख रुपए कहां जमा है, बैंक में जमा है। अगर ये 80 लाख अपने पास रखेगा तो ये डिफॉल्टर है, टैक्स चोरी कर रहा है। इसलिए कहा गया है आपको घर नहीं मिल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप ये पैसा जमा कर दो डिपॉजिट स्कीम में। अगर बाहर जमा नहीं कर पाओगे, अपने पास रखोगे, तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, और प्लस आपको पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि आपने डेट निकाल दी रिटर्न ऑफ फाइल की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आप बोलोगे सर ऐसे तो सर आप बोलोगे सर ऐसे तो कोई घर खरीदेगा नहीं, सब बोल देंगे हम हाँ अगले साल ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे। तो इनकम टैक्स ने बोला है आपने कब बेचा माल, आपने घर बेचा 2020 में, तो 2020 में हम आपको 2 साल का टाइम दे रहे हैं। मतलब ये फॉरवर्ड, अगर आपने ये घर कब बेचा, आपने आपने घर बेचा 1 जनवरी 2020, तो 2020 से लेके 2022 तक अगर आपने कोई घर नहीं खरीदा, तो आप पे क्या लग जाएगा, टैक्स। और सेल करने से पहले आपने कोई घर खरीद लिया 1 साल पहले, तो भी टैक्स नहीं आएगा। मतलब इनकम टैक्स बोलते हैं, मान लो मेरे पास एक ही घर है ना, अगर मैं ये घर बेच दूं तो कहां रहूंगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं, वो पहले से घर खरीद लेते हैं। अगर आपने कोई घर 1 साल पहले खरीद लिया है, बेचने से पहले खरीद लिया है, तो भी क्या होगा, आपको टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर अगर आपने 1 साल पहले नहीं खरीद पाए हो, बेचने के बाद आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा। 2 साल के अंदर अगर आपने घर खरीद लिया तो टैक्स नहीं आएगा, लेकिन 2 साल लगा दिया आपने, तो फिर उसके बाद आफ्टर क्या होगा, आपको टैक्स लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्कीम है घर खरीदने की। फिर एक बार रिवाइज करते हैं, देखो 1 जनवरी 2020 मैंने क्या किया, सेल किया। ठीक है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 31 जुलाई, अगर आप इस पीरियड में घर नहीं खरीद पा रहे हो तो पैसा कहां जमा कर दो, डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कर दो, और 2 साल के अंदर आपको घर खरीदना पड़ेगा। अगर आपने घर 1 साल पहले ले लिया है तो भी अच्छी बात है, वरना 2 साल के अंदर ले लो। और जब भी आप घर लोगे तो इस डिपॉजिट स्कीम से पैसा निकाल लो,
आपको घर मिल गया है, आप बैंक जाइए, बैंक को बोलिए हमें घर मिल गया है, अब हमारा पैसा वापस दे दो 80 लाख रुपए, तो डिपॉजिट की आपको पैसे दे देगी आपको, आप उससे घर खरीद लो। ठीक है सर, ये डिपॉजिट का जमा करना है, ये रिटर्न ऑफ फाइल होने से पहले। अगर आपने इससे पहले का खरीद लिया है तो कोई जरूरत नहीं है डिपॉजिट की। अगर आप रिटर्न ऑफ फाइल से पहले घर खरीद लिया तो कोई जरूरत नहीं है। ये कब जरूरत पड़ता है? जब आपके पास, क्या बोलते हो, हमें घर नहीं मिल रहा है, हमें टाइम चाहिए, तो क्या बोला है, अगर आपको टाइम चाहिए घर ढूंढने के लिए तो आप ये पैसा कहां जमा कर दो, बैंक में डिपॉजिट के नाम पे। ठीक है, चलो 2 मिनट चाहिए, क्लास एक्सपायर हो गया है, मैं आता हूँ 2 मिनट में। ठीक है। ओ शिट यार, शिट।